नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार सिंह स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर दिवाकर राव पर। तो आप लोग ठीक ही होंगे, ठीक, क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस सीरीज में कारक सूत्र का सीरीज में हम लोग जो है आपादन कारक तक पढ़ लिए और आज हम लोग सीखने वाले हैं संबंध कारक के बारे में तथा संबंध कारक के नियमों के बारे में। आज हो सकता है कि शायद ख़त्म भी हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपका कारक प्रकरण का चैप्टर क्लोज ही हो जाए, क्योंकि इसमें 2 नियम पढ़ने हैं और आप क्या बोलते हैं अधिकरण कारक में 2-3 नियम पढ़ने होंगे। तो लगभग मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपका कारक प्रकरण ख़त्म हो जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, है ना, अनुच्छेद, पत्र लेखन। तो इस वीडियो के बाद, इस सीरीज के बाद हम चाहेंगे कि आप लोगों को पत्र लिखना सिखाया जाए कि कैसे पत्र लिखा जाता है, उसके बाद अनुच्छेद, और फिर चला जाएगा उपसर्ग प्रत्यय पर। ठीक, तो देखते हैं आज का जो नियम है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक क्या होता है? तो संबंध मतलब जैसे कि किसी सेंटेंस में हमको, चाहे किसी वर्ड से हमको ये पता चले कि वहाँ पे रिलेशन की बात हो रही हो, उसका जो संबंध होता है क्रिया से नहीं होता। ठीक है, जैसे संबंध कारक का जो चीज़ है मैं डिफाइन किया हूँगा कि संबंध कारक का मतलब, उसका अर्थ डायरेक्ट क्रिया से नहीं होता है। जैसे राम का भाई चोर है, या राम के पिता दशरथ हैं, या मोहन के भाई सोहन है। तो मोहन के भाई सोहन है, तो यहाँ संबंध हो रहा है सोहन से और मोहन से, कि सोहन जो है भाई है मोहन के। राम के पिता दशरथ हैं, मतलब कि राम के पिता के संबंध बताने के लिए राम से वहाँ पे चिन्ह का प्रयोग किया गया, जो चिन्ह है के। ठीक है, तो संबंध कारक में जो है इसकी परिभाषा यही है कि ये केवल और केवल 2 शब्दों के बीच में संबंध बताता है। इसका फर्स्ट नियम जो है संबंधे षष्ठी। संबंधे षष्ठी, ठीक, संबंधे षष्ठी, जिसका मतलब हुआ कि संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सोहन के भाई मोहन है। सोहन के भाई मोहन है। तो यहाँ पे मोहन कौन है? तो मोहन भाई है, लेकिन किनके है? तो सोहन के भाई हैं। तो यहाँ पे सोहन से और भाई के बीच में संबंध है। उस संबंध को बताने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया गया वो क्या है? के है। तो ये के इनके लिए आया है, तो विभक्ति किस में लगेगा? सोहन में। तो षष्ठी विभक्ति होगा, बालक पे रूप चलाएंगे तो बालक का होता है षष्ठी बालकस्य, तो सोहन का होगा सोहनस्य। भाई का भ्राता, भ्राता माने भाई। मोहन है तो मोहना, मोहना है तो अस्ति, अस्ति। सोहन के भाई मोहन है, सोहनस्य भ्राता मोहना अस्ति। ऐसे ही इसमें लकार में हम लोग पढ़ेंगे मेरा भाई विद्यालय गया था। मेरा भाई विद्यालय गया था। तो यहाँ पे भी चिन्ह है, मेरा में भी चिन्ह है, दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है कि, लेकिन मैं बताया हूँ संबंध कारक में संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। तो यहाँ पे मेरा, तो इसमें भी संबंध है। तो इसमें अगर विभक्ति देखा जाए तो अस्मत् शब्द का रूप चलता है, होता है मम मने मेरा। भाई का संस्कृत भ्राता, विद्यालय का संस्कृत विद्यालयम, बाकी तो लकार ही हो गया। गया था, कौन लकार? लंग लकार। पुरुष कौन? तो भाई विद्यालय गया था ना कि मैं। देखिएगा यहाँ से संबंध जो है यहाँ नहीं है जी, यहाँ से संबंध यहाँ है। मेरा भाई विद्यालय गया था ना कि मैं विद्यालय गया था।
तो भाई हो गया प्रथम पुरुष, मेरा हो गया उत्तम पुरुष। क्रिया किसके अनुसार चलेगा? भाई के अनुसार, क्योंकि जाने का काम कौन किया? भाई। अरे ये तो आप बता रहे हो कि भैया जो है ना वो मेरा है बस, लेकिन गया कौन? भाई गया। तो भाई प्रथम पुरुष होता है, तो ये भी प्रथम पुरुष में होगा। अगछत, अगछत लंग लकार में। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि संबंधकारक का रोल क्या होता है। ठीक, तो सेकंड नियम की ओर चलेंगे। सेकंड नियम जो है इसका इसी से क्वेश्चन भी आते हैं, एक दो बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये नियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जो अभी हम पढ़ रहे हैं। सेकंड नियम है षष्ठी चनादरे। षष्ठी चनादरे, षष्ठी चनादरे, षष्ठी चनादरे। चना दरना नहीं है, ये दूसरा वाला बात है। ठीक, तो षष्ठी चनादरे नियम ये कहता है कि अगर आप किसी का अनादर करके कोई कार्य करें, किसी व्यक्ति का अनादर करके अगर कोई कार्य किया जाए, तो जिसका अनादर किया जाएगा उसमें या तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे या तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर से सुनिएगा, जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए उसमें या तो षष्ठी या तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो क्या होता है इसका? जैसे क्या होता है, रोते हुए बालक को छोड़कर, रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई, माता चली गई। बालक रो रहा था, उसे इग्नोर मार के माताजी चली गई। तो जिसका अनादर करके कोई काम किया जाएगा उसमें षष्ठी या सप्तमी लगाएंगे। तो इसमें अनादर किसका हो रहा है? बालक का। बालक रो रहा था, लेकिन माताजी जो है इनको छोड़ करके चली गई। तो कैसे बनेगा? रोते हुए रहे, पढ़ते हुए रहे, खेलते हुए रहे, दौड़ते हुए रहे, तो उसका मीनिंग होगा रोते हुए तो रुदता, पढ़ते हुए तो पढ़ता, हंसते हुए तो हंसता, लिखते हुए तो लिखता। ठीक है, दौड़ते हुए तो धावता। तो रोते हुए तो मीनिंग लिखेंगे रुदता। कौन छोड़ के गया, किसको छोड़कर गई है माताजी? तो बालक को। तो बालक में षष्ठी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बालकस्य, बालकस्य। और सप्तमी लगाएंगे, तो सप्तमी लगाएंगे तो हो जाएगा बाल के। तो या तो आप षष्ठी लगाएंगे या तो सप्तमी लगाएंगे, आपकी मर्जी, अपनी मर्जी के मालिक हो आप। तो रुदता बालकस्य या बाल के। माता का मीनिंग होगा माता चली गई। तो बुक में चली गई का मीनिंग जगाम दिया होता है कि जगाम, लेकिन हम अपने लकार से बनाएंगे चली गई। तो लकार कौन हुआ? लंग लकार हुआ। तो लंग लकार में क्या होता है? अ ग छ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? त लिखेंगे, ताम लिखेंगे, त लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो कौन गया है? माता जी गई हैं। बालक छोड़ करके कौन गई है? माता जी गई हैं। तो माता प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? त होता है। क्या होता है? त होता है। रुदतः बालकस्य माता अगच्छत। अब यहाँ छोड़कर की मीनिंग कोई ढूंढने की कोशिश करेगा, सर छोड़कर का मीनिंग तो आपने लिखा ही नहीं। तो छोड़ के चली गई हैं, तो इसी के लिए ना विभक्ति का प्रयोग किया गया। बालों को छोड़कर का मीनिंग हो गया बालकस्य या बाल के। बालों को छोड़ के गई हैं तभी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो छोड़ना के मीनिंग इसी के अंतर्गत हो गया। हंसते हुए छात्र को छोड़कर, हंसते हुए छात्र को छोड़कर गुरुजी घर आ गए। हंसते हुए छात्र को छोड़कर गुरुजी घर आ गए। तो हंसते हुए अभी मैंने बताया कि ये सब में केवल तहता लगा देना है। तो हंसते हुए का मीनिंग क्या लिख देंगे? हंसत। छात्र को छोड़कर तो छात्र का षष्ठी हो गया छात्रस्य। गुरुजी का शिक्षक या अध्यापक है ना, शिक्षक। घर का मीनिंग गृहम। आ गए तो आना का मीनिंग आगच, लेकिन आ गए मतलब कि लंग लकार, तो शुरू में उपसर्ग लगाएंगे। और आ गए कौन? गुरुजी। तो गुरुजी प्रथम पुरुष एक वचन, तो त लगा देंगे। लकार को नहीं भूलना है, लकार पीछे छोड़ने वालों में से नहीं है। ऐसा नहीं कि आप चाहेंगे कि बिना लकार को याद किए, बिना पुरुष को पहचाने अपन अनुवाद बनाने सीख लें। तो ये जैसे चांद तारा को तोड़ करके लाया नहीं जा सकता है, कुछ लाया जाता है केवल कि मैं लेकर आ जाऊँगा, वैसे ही अनुवाद बनाना है। नहीं समझे? मतलब ये कुछ भी नहीं आएगा। ठीक,
तो जब तक लकार क्लियर नहीं हो, जब तक पहचान नहीं पाएंगे आप इसमें कौन लकार है, कैसे कैसे आपको अनुवाद बनानी है, तब तक जो है कारक सूत्र का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप इस चैनल पर विश्वास कर सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उस बातों को आप याद रखें। बिल्कुल आपका जो सपना है मैं संस्कृत में रिजल्ट लाने का वो आएगा। ठीक है, ऐसे 2020 का जो बिहार टॉपर है संदीप कुमार, उन्होंने कमेंट किया था, मैं पढ़ा कि वो बता रहे थे कि शायद उनका मैंने काफ़ी हेल्प किया। तो ये शिक्षक का काम होता है। मैंने, वो मेरे पहला स्टूडेंट थे शायद संस्कृत के पढ़ने वाले, और मैंने बस प्रयास किया कि सारे बच्चों का जैसे मतलब कि संस्कृत सिखाने का कोशिश मैंने किया कि जैसे सब बच्चों को सिखा रहा हूँ तो उनको भी वैसे ही सिखाऊँ। तो बेचारे काम करते गए, मेहनत की उन्होंने, और 100 में 99 नंबर लाए। तो आप भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है संस्कृत में ज़्यादा अच्छा नंबर लाना, 99, 98, 95। बात यह कि आप कर क्या रहे हैं, तो आप ग्रामर को फोकस करें। ग्रामर जो है, आप चाहे 9th क्लास में हो, चाहे 8th क्लास में हो या 10th क्लास में, ग्रामर को ज़्यादा फोकस करें। और बुक का सारांश आपको पढ़ना जरूरी है। सारांश का भी वीडियो मैं लाऊंगा अपने चैनल पर, लेकिन ग्रामर में जो बातें बताई जा रही है तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप कारक सूत्र क्लियर कर ले रहे हैं, अगर आप लकार क्लियर कर ले रहे हैं, तो लगभग आपका 50% जो है ग्रामर का रिजल्ट आ जाएगा। बाकी रहा उपसर्ग का प्रत्येक, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, लेकिन मेन जो होता है, मैं मानता हूँ अगर 99 नंबर लाने का मेन जो वजह है वह है, पहला वजह तो ये है कि कारक सूत्र लकार, और सेकंड वजह जो है बुक के सारांश। ये तो बहुत अहम रोल अदा करते हैं अपने संस्कृत में मार्क्स दिलाने में। ठीक, तो दो नियम इसका हो गया संबंध कारक का, और इसमें और ज़्यादा नियम इंपॉर्टेंट नहीं है संबंध कारक में, तो उसको मैं ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में भी शायद 2 नियम हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का परिभाषा की बात करें तो अधिकरण कारक जो होता है क्रिया का आधार होता है, क्रिया का आधार होता है अधिकरण कारक। तो इसका जो फर्स्ट नियम जो है ये होगा अधिकरणे सप्तमी, अधिकरणे सप्तमी। ठीक, मतलब ये है कि क्रिया का आधार अधिकरण कारक को कहते हैं, क्रिया का आधार अधिकरण कारक को कहते हैं, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, और कारक चिन्ह है में, पे, पर। तो इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें कि जैसे नदी में पानी है, नदी में पानी है, तो नदी में पानी है, पानी कहाँ है, तो नदी में। तो नदी का षष्ठी सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, नद्याम जलम अस्ति, नद्याम जलम अस्ति, नदी में पानी है। वैसे कि वह तुम्हारे घर में नहीं, वह तुम्हारे घर पर जाएगा, वह तुम्हारे घर पर जाएगा। तो वह तुम्हारे घर पर जाएगा, यहाँ पे 2 कारक चिन्ह है बच्चा, ध्यान से देखिएगा। तुम्हारे घर, अभी हमने तुरंत पढ़ाया कि रा रे री जो होता है ये संबंध का चिन्ह होता है। तो वह तुम्हारे घर, तो घर से संबंध हो गया किसका, तुम्हारा। यहाँ पे लिखेंगे स, तुम्हारे घर, तो इसमें सप्तमी नहीं लगाने का। ये जो पर है वो किसके लिए आया है, घर के लिए, लेकिन तुम्हारे किसके लिए आया है, घर को बता रहा है ये तुम्हारे, ये इससे संबंध बता रहा है, तो इसमें हम षष्ठी ही लगाएंगे। घर पर, तो इसमें सप्तमी लगाएंगे। सह तव गृह, जाएगा कौन लकार, जाएगा कौन लकार, बताओ जाएगा लिट लकार, फ्यूचर टेंस, गागेगी, है ना। तो क्या लिखेंगे, गम मन जाना। यही तो एक नियम है, जो लिट लकार में बहुत सारे धातु ऐसे हैं जिनका रूप बदल जाता है। ऐसे आप गच पढ़ते हैं, गस्ती गस्ता गच्छन्ति, अगच्छत अगस्थम अगच्छन, ठीक। लेकिन जब लिट लकार में आते हैं तो गम चलता है। गम वो वाला गम नहीं जो आप सोच जा रहे हो, ये दूसरा गम है। गम मतलब जाना। तो क्या होगा, गमी, क्या होगा, गमी। वह तुम्हारे घर पर जाएगा, कौन वह, तो सेयती, गमी सेयती। आपको गमी कहाँ से आ गया, आप तो गम बोले फिर गमी कर दिए। तो मेरे बच्चे, मैंने कहा था कि जब सेयती सेयता सेयंती का प्रयोग करेंगे लिट लकार में
तो इसके प्रयोग करने से पहले धातु के अंतिम वर्ण में हर्षई वर्ण की मात्रा जुड़ती है। जिस धातु में आप सेती से सेंती का प्रयोग करेंगे उस धातु के अंतिम वर्ण, तो गम में म अंतिम वर्ण है, इसमें हर्षई की मात्रा जुड़ी। गमी पठ रहेगा तो पठी, हंस रहेगा तो हंसी, तो आगे नहीं, स तो गृह गमी से अति। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को यह क्लियर हो चुका होगा। बाकी अनुवाद बनाने के लिए आप जो है, अगर अनुवाद आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, बाकी आप बुक का सहारा ले सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कारक सूत्र के सबसे इम्पोर्टेंट और है ना एकदम वेटेड, जिसको बहुत लोग जो है वेट करते हैं कि कब ये आए। तो ये आपके कारक प्रकरण का जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज का सबसे लास्ट टॉपिक है और बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर। ठीक, इसके जितना कोई नियम पॉपुलर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, मतलब इसका जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल आप बचपन से ले करके और लगभग जब से आपको पता चला होगा कि संस्कृत क्या है तब से लेकर के अब तक आप सुनते आ रहे होंगे। और मैं बता दूं कि इससे प्रश्न जरूर आएंगे, मतलब फिक्स है कि ये जो हो सकता है कि क्वेश्चन ही आ जाए जो मैं अभी बोर्ड पे आपको लिखूंगा। ठीक है, तो इस नियम का नाम क्या भैया, जो इतना VVI है सर, इतना बड़ाई कर दिया आप, तो ये नियम होगा कौन? मैं इस पर VVI भी लिख दे रहा हूँ। यतस्य निर्धारणम, यतस्य निर्धारणम, यतस्य निर्धारणम, मतलब ये कि किसी व्यक्ति वस्तु में किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया जाएगा। किसी व्यक्ति वस्तु में एक व्यक्ति को या एक वस्तु को श्रेष्ठ बताया जाएगा, तो जिससे श्रेष्ठ बताया जाएगा उसमें हम सप्तमी या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर से, किसी व्यक्ति या वस्तु में किसी एक व्यक्ति को या वस्तु को श्रेष्ठ बताया जाएगी, महान बताया जाएगा, तो जिसमें श्रेष्ठ बताया जाएगा, जिसमें महान बताया जाएगा, उसमें हम या तो षष्ठी या तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो मैंने अभी बोला ना कि बहुत ही ज़्यादा वो फेमस एग्जाम्पल है, जैसे कवि नहीं आपको अंदाज़ा लग गया होगा मैं क्या लिखने वाला हूँ। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे। मैंने बोला था ना, लग रहा है ना कहीं मिले हैं इनसे। तो कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे, ये आप सुने होंगे, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। श्रीदेवी अभिनेत्रियों में सुंदर हैं, शाहरुख अभिनेताओं में महान हैं। तो जिसमें श्रेष्ठ बताई जाए, कवियों में श्रेष्ठ कौन है? कालिदास। तो जिसमें श्रेष्ठ बताई जाए उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो आप तो जो है इसको सुने जरूर होंगे, लेकिन कैसे बनता है, किस नियम के आधार पर बनता है, आज इसको जानेंगे भी। तो कालिदास का संस्कृत होगा कालिदास। किसमें श्रेष्ठ है? तो कवियों में। कवि का संस्कृत कवि, लेकिन बहुवचन है, बहुत सारे कवि हैं। तो कविसु, क्या? कविसु। या आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो कवि नाम भी लिख सकते हैं, कवि नाम। श्रेष्ठ का मीनिंग होगा श्रेष्ठ। थे तो आसित। अगर यही रहता कि है कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, तो वहाँ पे आसित के जगह पे हम लोग अस्थि का प्रयोग करते। अगर कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं तो अस्थि, और कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे तो आसित। ठीक, सेकंड एग्जाम्पल, राम छात्रों में सुंदर है। तो जिसमें श्रेष्ठ बताया जाता है, राम छात्रों में सुंदर है, तो राम का संस्कृत लिखेंगे राम। छात्रों में, तो एक छात्र का होता है छात्र, बहुत सारे हैं तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में हो जाएगा छात्रेषु, बालकेषु। तो छात्रेषु, सुंदर है तो सुंदर अस्ति। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि जो यतस्य निर्धारणम है, जो बहुत VVI था और इतना भौकाल रहता है इसका, ये क्या होता है ना, बार बार एग्जाम में पूछा करता है, हो सकता है कि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो कैसे बनता है, तो आप देख लीजिए कि जिसमें श्रेष्ठ बताया जाएगा उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे और बाकी जो है वही लकार है।
राम छात्रों में सुंदर है तो राम छात्रों में, तो छात्रेषु सुंदर है तो सुंदर अस्ति। यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग हो गया, बाकी सेम टू सेम है जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एक और पूछता है कि गंगा नदियों में पवित्र है। गंगा नदियों में पवित्र है। गंगा नदियों में पवित्र है। तो गंगा का मीनिंग क्या लिखेंगे? गंगा का मीनिंग गंगा नदियों में तो नदीसु, नदियों में तो नदीसु। पवित्र है पवित्रम, पवित्रम है तो अस्ति। गंगा नदियों में पवित्र है। हिमालय पर्वतों में श्रेष्ठ है तो हिमालय का संस्कृत लिखते हैं हिमालय, चाहे हिमालय। पर्वतों में तो पर्वतेषु, श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ और है तो अस्ति। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग का जो कारक प्रकरण चल रहा था ये हुआ समाप्त, ठीक है। और आप जो है इसे रिवीजन कैसे करेंगे, तो रिवीजन करने के लिए आप क्वेश्चन बैंक बनाएंगे। आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद, सारे लेक्चर को देखने के बाद आप इसका नोट्स अगर बनाए होंगे तो उस नोट्स से आप हेल्प लेकर के सारे क्वेश्चन बैंक के सवालों को बना सकते हैं, अनुवाद बना सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि सर हमसे अनुवाद नहीं बन रहा है, कुछ प्रॉब्लम रह गई हो, तो आप उस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके मुझ तक पहुंचाएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो क्वेश्चन का हो उसका आंसर मैं दे पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।